हेलो फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर वेक्टर को समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये आया कहाँ से। तो वेक्टर आया है यूनिवर्स से। जैसा कि हम लोग को मालूम है, यूनिवर्स में दो टाइप की क्वांटिटी होती है, एक मेजरेबल और दूसरी है नॉन मेजरेबल। मेजरेबल डिस्टेंस मेजर करते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सेट्रा। और भी बहुत ढेर सारी क्वांटिटीज हैं जिसको आप मेजर करते हैं। मेजर करने का मतलब या तो उसके लिए कोई फार्मूला हो या तो कोई डिवाइस हो, जैसे कि एंगल। एंगल दो टाइप के होते हैं, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए दो फॉर्मूले हैं या दो तरीके हैं। पहला, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ये फॉर्मूला है और इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट भी है जिसका नाम है प्रोट्रैक्टर। तो मेजरेबल क्वांटिटीज वो सभी क्वांटिटीज होती हैं जिसको आप किसी ना किसी तरीके से मेजर कर सकते हैं, या तो किसी फॉर्मूले के थ्रू मेजर कर सकें या तो किसी डिवाइस के थ्रू। अब नॉन मेजरेबल क्वांटिटी जिसको मेजर ना किया जा सके, जैसे कि लव, फियर या हमारी फीलिंग्स, इनको मेजर करने के लिए ना तो कोई फॉर्मूला बनाया गया है और ना ही कोई डिवाइस है जो इसको मेजर कर सके। जैसे कि हम अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो ये थोड़ी ना कहेंगे कि हम आपसे 5 किलोग्राम प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे। तो इनको बोला गया है नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज और इनको मेजर नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका फर्दर क्लासिफिकेशन फिनिश कर दिया जाता है। हम लोग जितना भी फिजिक्स से बात करेंगे वो सब मेजरेबल क्वांटिटीज में ही आएगा और इसीलिए कुछ राइटर्स या कुछ फिलोसफर्स बोलते हैं कि फिजिक्स जो है वो मेजरमेंट की साइंस है। इसमें हम उन्हीं सब चीजों के बारे में बात करते हैं जिसको मेजर किया जा सके। तो इस मेजरेबल क्वांटिटीज के इस ग्रुप को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। डिवाइड करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स डिसाइड हुए हैं, जैसे कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन डेराइव्ड एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज। फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन है इन सब क्वांटिटीज का। इसको हम लोग 9th क्लास में पढ़ रखे हैं और अभी हम लोग को पढ़ना है सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन, जिसमें इसी क्वांटिटी को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, रदर तीन तरीके से डिवाइड किया गया है, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। स्केलर और वेक्टर इन दोनों को हमें 12th क्लास में बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है। टेंसर हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इनको कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे किसको हम स्केलर मानेंगे किसको वेक्टर मानेंगे, इसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। यहां तक नोट करिए, इसको मिटा रहे हैं। चलिए हम लोग अब स्केलर की बात कर रहे हैं।
होगा, क्योंकि 9th क्लास में इंट्रोड्यूस किया जाता है वेक्टर और स्केलर। वेक्टर और स्केलर में स्केलर को वो सभी क्वांटिटीज मानी गई है जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती, दोज क्वांटिटीज which have only magnitude and follow ordinary laws of अलजेब्रा। इसकी डेफिनेशन है, ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा मतलब 2 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम इज इक्वल टू 7 किलोग्राम। यहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं की जा रही है, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऐड हुए हैं, such as 2 meter into 5 meter that is 10 meter square। यहाँ पर अलजेब्रा के जनरल रूल्स यूज किए जा रहे हैं इन क्वांटिटीज को ऑपरेट करने के लिए। इसको और एक बेहतर तरीके से समझा जा सकता है, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि लेंथ, हमारे पास एक पेन है, अपवर्ड डायरेक्शन में 7 सेंटीमीटर लेंथ की है, अगर हमने उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर दिया तो क्या वो 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी? नहीं, 7 सेंटीमीटर की ही रहेगी। इसका मतलब कि लेंथ किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होगी? स्केलर, क्योंकि उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है। वहीं पर अगर आप फोर्स की बात करें और किसी ने बोला कि भैया 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करिए, तो आपको ये पहले बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में अप्लाई करना है। इसका मतलब कि उसको पूरी तरीके से आप तभी एक्सप्रेस कर सकते हैं जब उसमें डायरेक्शन हो। तो वेक्टर those physical quantities which have magnitude as well as डायरेक्शन। लेकिन कभी कभी ये दोनों सफिशिएंट शर्तें नहीं होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, फिर भी कभी कभी वेक्टर वेक्टर नहीं होता है। जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे करंट, करंट में डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि वो लॉज ऑफ अलजेब्रा, लॉज ऑफ ज्योमेट्री को फॉलो नहीं करता है। दे फॉलोज laws of vector algebra। मोटे मोटे तौर पे हम लोग ये समझ सकते हैं कि वेक्टर वो है जिसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। लेकिन अगर आप डेप्थ में सीखना चाह रहे हैं तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, साथ में वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करें। वेक्टर अलजेब्रा कुछ लोग इसको बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, या इसी को कुछ लोग बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अभी क्या चीज है इसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग को यहाँ पे सीखना है कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। इसको और बेहतर तरीके से आप सीख सकते हैं इस तरीके से कि
ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटी बोली जाती है। जैसे कि लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया, मास हो गया। वहीं पर वेक्टर क्वांटिटीज डेफिनेशन के तौर पर आप ये लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेहतर तरीके से समझना है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड तो हो ही, साथ में डायरेक्शन भी हो। चलते हैं आगे वेक्टर पे। फर्दर वेक्टर में हम लोग को ये सीखना है कि वेक्टर क्वांटिटीज की कुछ टाइप सीखने हैं, और साथ में हम लोग को ये जानना है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कुछ एग्जांपल्स के ले लेते हैं वेक्टर के, जैसे कि हो गया वेट, मास नहीं, वेट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग वेट पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। वेट को क्यों वेक्टर माना गया है, मास को क्यों नहीं? आप ये जानते हैं कि वेक्टर वो सभी क्वांटिटीज होती हैं जो डिपेंड करे डायरेक्शन पे और पोजीशन पे। जैसे कि मैंने एक बॉल लिया, ऐसे मैटर है 5 किलोग्राम का मैटर, ओके 5 किलोग्राम का मैटर। अब इस मैटर को अगर आप जुपिटर पे, सैटर्न पे कहीं भी लेके चले जाएंगे तो मास चेंज नहीं होने वाला, लेकिन इसका वेट अगर आप अर्थ पे मेजरमेंट ले रहे हैं तो इसका वेट होगा mg, 5 किलोग्राम। जी की वैल्यू अर्थ पर कितनी होती है, 9.8, या आप 10 ले सकते हैं, 50 न्यूटन। वहीं पर अगर आप मून पर लेके जाएं तो मून पर इसका वेट कुछ दूसरा होगा, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कुछ दूसरा है। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि वेक्टर वो सभी क्वांटिटीज हैं जो पोजीशन पर, डायरेक्शन पर डिपेंड करें। वहीं पर मास पोजीशन और डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि हम इसको स्केलर की कैटेगरी में रखेंगे। वेट पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि हम उसे वेक्टर की कैटेगरी में रखेंगे। अब इसके बाद टॉपिक आता है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो का यूज करते हैं। एरो का स्टार्टिंग पॉइंट इसको बोलते हैं टेल, जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और जहां पर वेक्टर एंड होता है इसको बोलते हैं टिप। ये जो वेक्टर की लेंथ है वो लेंथ हमें बताती है मैग्नीट्यूड के बारे में। मैग्नीट्यूड एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हम कहें कि ड्रॉ अ वेक्टर ऑफ 5 मीटर along east direction। अब यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो 5 मीटर है ये हमारा मैग्नीट्यूड है, और जो ये ईस्ट है ये डायरेक्शन है। तो इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, इसका मतलब कि हाँ ये वेक्टर है, लेकिन हम इसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ कैसे करेंगे हम लोग, देखिए जैसा कि हम लोग को मालूम है ये साइन कन्वेंशन होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। हमें एक वेक्टर ड्रॉ करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर हो। अब 5 मीटर बहुत लंबी लेंथ हो जाएगी, इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि 1 मीटर
इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑन ग्राफ पेपर। तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, 1 सेंटीमीटर अगर 1 मीटर के बराबर है तो हमें 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर के लिए 5 सेंटीमीटर की एक लेंथ ड्रॉ कर देनी चाहिए, लेकिन किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। तो यहां से स्टार्ट करिए, 5 सेंटीमीटर की एक लेंथ ड्रॉ कर दीजिए जो कि 5 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो एरो का टिप है ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं वेक्टर ए से। किसी लेटर पर ऊपर एक छोटा सा एरो बनाने से उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो ये रहा आपका टेल और ये है आपका टिप, ये एक वेक्टर बन गया। अब अगर आपसे कहा जाए कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है तो आप लोग बोलेंगे 5 मीटर। ये जो लेंथ है ना ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को, और ये जो एरो का टिप है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये डायरेक्शन। अगर ये भी कहा जाता कि एक वेक्टर बनाइए जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन में हो तो हमें क्या करना पड़ता, ऊपर की तरफ 5 सेंटीमीटर का एक वेक्टर बनाना पड़ता। लेकिन हाँ यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे पैमाना मान रखा है कि 5 सेंटीमीटर 5 मीटर के बराबर है, तो 5 सेंटीमीटर का एक वेक्टर जो ऊपर की तरफ है ये रिप्रेजेंट करेगा ये 5 मीटर का एक वेक्टर है। ये तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एरो की हेल्प लेते हैं। एरो जहां से स्टार्ट करता है उसको टिप, और जहां पर एंड होता है उसको जहां पे वेक्टर स्टार्ट करता है उसको टेल, और जहां पर वेक्टर एंड करता है उसको टिप बोलते हैं। वेक्टर की जो लेंथ है, एरो की जो लेंथ है वो आपको मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करती है, और जो टिप है वो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। मैग्नीट्यूड के लिए जैसे कि मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग वेक्टर पर मॉड का साइन लगाते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए, तो अगर हमारे पास एक वेक्टर है A vector of length 5 सेंटीमीटर इन वेस्ट, वेस्ट की तरफ एक वेक्टर है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। इसको हम लोग वेक्टर ए से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 5 सेंटीमीटर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 5 सेंटीमीटर। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक वेक्टर में बोल रहा हूं, वेक्टर बी, इट इज अ वेक्टर ऑफ फोर्स of 3 Newton in south। साउथ डायरेक्शन में 3 न्यूटन का एक वेक्टर है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, ऑन पेपर कैसे रिप्रेजेंट करें, चलिए देख रहे हैं। फिर से साइन कन्वेंशन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। साउथ डायरेक्शन में 3 न्यूटन का वेक्टर है, तो हमें यहाँ पर एक पैमाना मानना पड़ेगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑन ग्राफ पेपर। अभी 1 न्यूटन है तो 1 न्यूटन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करें और पेपर पे,
पेपर पे तो हमें लेंथ से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि हम वहाँ पे मार के रिप्रेजेंट करेंगे कि नहीं भाई 1 न्यूटन का हुक्का, तो 1 न्यूटन इज 1 सेंटीमीटर, 3 न्यूटन इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 सेंटीमीटर ऑन ग्राफ पेपर। अब बहुत ही आसान सा हो गया है कि हम यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का एक लेंथ ड्रॉ करेंगे। ये 3 सेंटीमीटर है, लेकिन जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए 3 सेंटीमीटर नहीं है, 3 न्यूटन है। ये 3 न्यूटन का एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन साउथवर्ड है। इसको हम लोग फोर्स वेक्टर F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा तो आप तुरंत बताएंगे भैया इसका मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। एक बार फिर से समरी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा स्केलर क्या है। स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा वेक्टर, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है उसको वेक्टर बोलते हैं। स्केलर जनरल लॉज को फॉलो करता है अलजेब्रा के, जबकि वेक्टर ज्योमेट्रिकल लॉज को फॉलो करता है। फिर उसके बाद एक आता है टेंसर। इसके लिए हम लोग को यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम लोग टेंसर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हायर क्लास में चल के पढ़ेंगे इसको। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन क्या है वेक्टर का? वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है एरो। ये टेल है जहां से वेक्टर स्टार्ट करता है, ये टिप है जहां पर वेक्टर एंड करता है। ये जो लेंथ होती है ये मैग्नीट्यूड शो करती है, और ये डायरेक्शन। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे चलते हैं। टाइप ऑफ वेक्टर। वैसे तो कहने के लिए वेक्टर के बहुत ढेर सारे टाइप हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे जो कि हमें फिजिक्स में जिसकी जरूरत पड़ने वाली है। चलिए देखा जाए। पहला है इक्वल वेक्टर। जैसे ये एक वेक्टर ए है, एक दूसरा वेक्टर जो कि बिल्कुल इसी लेंथ के बराबर का है और डायरेक्शन भी सेम है। इसका मतलब कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, वेक्टर बी की लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड के बराबर है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि दो वेक्टर इक्वल वेक्टर तब होंगे जब डायरेक्शन सेम हो, साथ में इनकी लेंथ मतलब इनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो। दूसरा अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड या तो डिफर कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए तो एक की लेंथ कम है, एक की लेंथ ज्यादा है, डायरेक्शन सेम है। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। यहाँ पर इनका मैग्नीट्यूड डिफर कर जा रहा है, यहाँ पर हम लोग इसको इक्वल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। ये पहला टाइप। अनइक्वल वेक्टर का दूसरा टाइप, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। और आप यहाँ पे गौर करिए तो वेक्टर और वेक्टर बी का लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफर कर रहा है, इसलिए वेक्टर तो इक्वल नहीं होंगे लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड सेम। अनइक्वल वेक्टर की कैटेगरी में
एक और वेक्टर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और आप समझ गए होंगे कि ये अनइक्वल क्यों है। यहाँ पर डायरेक्शन भी डिफर कर रही है, साथ में मैग्नीट्यूड भी डिफर कर रहा है। वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। तो इक्वल होने के लिए क्या चाहिए? इक्वल होने के लिए चाहिए दोनों की डायरेक्शन सेम हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, इक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर तीन टाइप के, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड डिफर कर रहा है, डायरेक्शन डिफर कर रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, या दोनों डिफर कर रहा है। अनइक्वल वेक्टर की ही कैटेगरी में एक खास टाइप होता है जिसको बोलते हैं अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर। इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। चलिए तीसरा अपोजिट वेक्टर। इसी को कुछ राइटर्स नेगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं। देखा जाए क्या है, अगर एक वेक्टर जिसकी डायरेक्शन आपको दिखाई पड़ रही ऊपर की तरफ है और एक दूसरा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन इस पहले वाले वेक्टर के जस्ट अपोजिट हो, जस्ट अपोजिट, तो लेकिन हाँ इनके मैग्नीट्यूड सेम हो, तो क्या यहाँ पर आप बोल सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी? नहीं, क्योंकि डायरेक्शन तो डिफर कर रही है। लेकिन हाँ यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ऐसे दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो उसको बोला जाता है नेगेटिव वेक्टर। मतलब ये कि ए इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी, नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी, और ये भी बोला जा सकता है कि बी इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी। वेक्टर ऑफ, तो यहां पे हमें ये समझ में आता है कि अगर हम बी के आगे, बी के सामने माइनस लगा, माइनस का मतलब कि वेक्टर अपनी डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स कर देगा। अगर तो देखिए ये रहा आपका माइनस ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी और माइनस ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी ने अपनी डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स कर लिया है। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन तो सेम है, मैग्नीट्यूड पहले से सेम था। इसका मतलब यहाँ पर हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि वेक्टर इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, बट वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो फाइनली हमें ये पता चल गया है कि दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, उसको बोला जाता है नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर। यहीं पर हमें एक और कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है और हम माइनस ऑफ वेक्टर बी की तलाश कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस वेक्टर की डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स कर देना होगा। ये जो नया वाला वेक्टर बना है वो क्या है? माइनस ऑफ वेक्टर ए। इसको नया नाम भी दे सकते हैं, बोला जा सकता है वेक्टर बी। अब अगली टाइप का वेक्टर है यूनिट वेक्टर। इतना कंप्लीट कर लीजिए, चलते हैं आगे। और सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर को बोलेंगे यूनिट वेक्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको, यूनिट वेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने बचपन से जितने भी डेफिनेशंस पढ़ी होंगी सब कुछ यूनिट पर ही होगा। आप यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते थे और डिफाइन करते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या वर्क डन पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू पावर। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि यूनिट वर्ड ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर तो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। अगर आपको वेक्टर पे कमांड करनी है तो ये बहुत ही बेहतर तरीके से सीखना होगा यूनिट वेक्टर को। चलिए स्टार्ट करते हैं।
डेफिनेशन के लिए अगर आप देखें तो ये बोला जाता है या राइटर्स लिखते हैं बुक्स में कि अ वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड यूनिटी, अ वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1, लेकिन ये समझ नहीं आता बहुत अच्छे से कि कैसे 1 हो। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक दूसरे तरीके से। फर्ज करिए कि आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर of length 5 सेंटीमीटर, इसका मैग्नीट्यूड है। और साथ में क्योंकि वेक्टर है जिसके साथ डायरेक्शन तो इन्वॉल्व होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या चीज है तो आप लोग बोलोगे ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और ये क्या है ये बताओगे डायरेक्शन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वेक्टर कितना होगा तो आप बोलोगे 5 सेंटीमीटर। इस इक्वेशन फर्स्ट को इस इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करिए। अच्छा, कुछ लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि ये अलग फिजिकल क्वांटिटी है और वो अलग फिजिकल क्वांटिटी है, डायरेक्शन अलग लेंथ अलग, इसलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिवाइड करिए तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, चलिए इट इज अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, a vector of 5 सेंटीमीटर यहाँ पर इनटू ईस्ट डायरेक्शन, इन ईस्ट डायरेक्शन डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 सेंटीमीटर इस 5 सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5, तो आपको एक नई क्वांटिटी मिल रही है, एक नए टाइप का वेक्टर मिल रहा है, अ वेक्टर ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 सेंटीमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। तो फिर नजर आ रहा होगा कि इन दोनों को डिवाइड करने पे, मतलब इसी वेक्टर में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिवाइड करने से एक नया वेक्टर मिला है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो गया है और डायरेक्शन वही जो पहले वाले वेक्टर की थी, मतलब वेक्टर ए की थी। इस नए वेक्टर को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यही आपका यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। क्यों यूनिट वेक्टर? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 हो चुका है। यूनिट वेक्टर अलोंग ईस्ट, और ईस्ट एक ही डायरेक्शन है तो हम बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर। तो फाइनल रिजल्ट ये मिलता है हम लोग को कि इसी वेक्टर में किसी उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर हमें एक नया वेक्टर मिलता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो चुका होता है और उसमें सिर्फ डायरेक्शन होती है जो कि पुराने वाले वेक्टर के अलोंग ही होती है। इतना नोट करिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का डिस्कशन बुक्स में नहीं होता, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए इसको। फर्दर आगे चलते हैं। चलिए वेक्टर ए, किसी वेक्टर में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर हमें एक वेक्टर मिला है जिसमें सिर्फ और सिर्फ
डायरेक्शन है पुराने वाले वेक्टर की, मतलब वेक्टर ए की, और उसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो चुका है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लेटर ए पर कैप लगाते हैं, मतलब कि जिस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकालने वाले हैं उसके लेटर पर हम लोग कैप लगाते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन होता है यूनिट वेक्टर का। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। फाइनल रिजल्ट फिर से एक बार सुन लीजिए कि किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उस वेक्टर में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट भी आ रहा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपको समझ में आएगा कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू ए कैप, ये क्या भैया, ये मैग्नीट्यूड है। और ये क्या है, ये है डायरेक्शन। तो किसी वेक्टर में दो ही चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर की डायरेक्शन, जो कि यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट होती है। तो आगे चलते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, यूनिट वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। चलिए फर्स्ट करिए आपके पास एक वेक्टर है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जी एक्सिस या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बिल्कुल नहीं, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में है। इस वेक्टर का नाम है वेक्टर ए, और इसका जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 यूनिट है। आपको एक टास्क दिया गया, एक क्वेश्चन दिया गया कि राइट डाउन और ड्रा, दोनों काम, राइट डाउन और ड्रा अनदर वेक्टर वेक्टर b which have magnitude 7 unit along vector a। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि हमें एक नया वेक्टर ड्रॉ करना है जिसका नाम वेक्टर b, उसका मैग्नीट्यूड 7, ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट, हमें जो नया वेक्टर ड्रॉ करना है उसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट है, लेकिन हाँ डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गौर करिए कि मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको, वेक्टर बी। अब वेक्टर बी में दो चीजें, एक वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, साथ में उसकी डायरेक्शन, दो ही चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना है भैया, 7 यूनिट, ठीक है 7 यूनिट। और हम एक गलती कर रहे हैं, क्या गलती है कि हमें इस b को a की डायरेक्शन में रखना है, तो हम लोग डायरेक्ट वेक्टर ले लेते हैं अगर, तो देखिए गलती क्या होगी, 7 यूनिट का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए वेक्टर b में, और जब हम डायरेक्ट वेक्टर a लिख देंगे तो b को a की डायरेक्शन मिल तो गई, लेकिन जब b आएगा तो उसका खुद का मैग्नीट्यूड भी तो आएगा, जिसकी वजह से इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 7 3 21 हो जाएगा, और आपको कितना चाहिए 7 यूनिट। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा अकल लगानी पड़ेगी कि यहाँ पर हमें कुछ ऐसी चीज यहाँ पे रखनी पड़ेगी जो कि इस b को a की डायरेक्शन में कर दे, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड डिस्टर्ब ना करे, जो कि हम लोग को पहले से मालूम है, जब हम किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर एज इट इज रहता है, चेंज नहीं होता। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये रॉन्ग, हमें वेक्टर b को बनाने के लिए या लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर a के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या होगा कि जब ये यूनिट वेक्टर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो इसका तो मैग्नीट्यूड 1 है,
7 1 जा 7 मैग्नीट्यूड तो अल्टर नहीं करेगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन b को a की डायरेक्शन मिल जाएगी क्योंकि a कैप जो यूनिट वेक्टर है वो a की डायरेक्शन में ही है, इसको डायरेक्शन a की मिल गई और मैग्नीट्यूड डिफर नहीं किया। तो यूनिट वेक्टर की इंपॉर्टेंस यही है कि ये किसी के साथ लगकर उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता, उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, या एक और तरीके से आपको समझाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर था, वेक्टर ए, जिसका मैग्नीट्यूड था 3 यूनिट, और हमें एक वेक्टर ड्रॉ करना था वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट हो। तो हमारे पास एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए और यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। तो हम लोग इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, ये और ये, और एक पार्ट इसका जो है ना वही तो यूनिट वेक्टर होगा। इसका एक पार्ट शिफ्ट कर लीजिए और उसको 7 टाइम्स इंक्रीज कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो नया वेक्टर मिला है वो 7 यूनिट का है और डायरेक्शन ए की है, इसको हम बी वेक्टर बोलेंगे। ये जो बी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ए के अलाउंग है और मैग्नीट्यूड 7 यूनिट है। इसको लिखा कैसे जाए, वेक्टर बी फिर से एक बार देखिए, वेक्टर बी में मैग्नीट्यूड 7 और बी का जो डायरेक्शन है वो ए के अलाउंग है, तो हमें यहां पर क्या लिखना चाहिए, वेक्टर ए नहीं, वेक्टर ए का कैप। आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे यूनिट वेक्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ एक और टाइप के वेक्टर को हम इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर कुछ स्पेसिफिक वेक्टर्स बनाए गए हैं जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस मतलब जेड एक्सिस जिसको आप लोग बोलते हैं के अलोंग हो, जो कि ऐसे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलावा जो यूनिट वेक्टर है उसको आई कैप, वाई एक्सिस के अलावा जो यूनिट वेक्टर होता है उसको जे कैप, और जेड एक्सिस के अलावा जो यूनिट वेक्टर होता है उसको के कैप नाम दिया गया है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जैसे आपसे बोला जाए कि एक वेक्टर ए है 5 आई कैप, अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ गई है तो आप इससे बहुत ढेर सारे आउटकम्स निकाल सकते हैं। जैसे कि जिस वेक्टर की ये बात कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है और आई कैप देख के आपको ये नजर आ जाएगा या पता चल जाएगा कि उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलावा है, मतलब कि ये रहा आपका मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। वेक्टर बी अगर आपसे बोले कि 7 के कैप, तो इसका आउटकम क्या होगा कि एक वेक्टर जो कि जी एक्सिस के अलाउ है उसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट है और डायरेक्शन जेड एक्सिस या जी एक्सिस है। तो कुछ स्पेसिफिक वेक्टर्स बनाए गए हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के अलावा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑपरेशन ऑन वेक्टर। वेक्टर का एक टाइप छोड़ रहे हैं हम जीरो वेक्टर, जिसको हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, उसकी जरूरत अभी नहीं है हम लोग को। चलिए देखते हैं ऑपरेशन ऑन वेक्टर। वेक्टर पर बहुत ढेर सारे ऑपरेशंस होते हैं। पहला ऑपरेशन है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जिसको बोलते हैं एडिशन ऑन वेक्टर।
वेक्टर्स का एडिशन। और लेक्चर की शुरुआत में आपको मैंने बताया था कि वेक्टर में तीन चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और वो कुछ स्पेसिफिक ज्योमेट्री के लॉज को फॉलो करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ एडिशन या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। और वो यहीं पे आपको ये समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसा कि हम लोग को यहाँ पर वेक्टर को वेक्टर में ऐड करना है, ये रहा कोई वेक्टर, वेक्टर ए, और हमें ऐड करना है सी वेक्टर बी को, वेक्टर ए में ऐड करना है वेक्टर बी। तो अगर मैंने जनरल तरीके से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बोला तो ये तो एडिशन तो कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या आएगा वो हमें नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि हम यहाँ पर इनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर रहे हैं, ना कि डायरेक्शन, क्योंकि इनके पास डायरेक्शन भी है और हमें डायरेक्शन को भी इन्वॉल्व करना है। समझिए ऐसे, जैसे आपके पास दो स्केलर क्वांटिटी 2 किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम, इनमें डायरेक्शन नहीं है, हमको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं और बोल सकते हैं 3 किलोग्राम, क्योंकि डायरेक्शन का हेडेड नहीं लेना है इसमें। लेकिन यहाँ पर तो इसके पास डायरेक्शन भी है, आप डायरेक्ट को ऐड नहीं कर सकते अलजेब्रा के रूल से, तो हमें एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, और इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होते हैं और शुरुआत में नहीं पढ़ाया जाता। आप पढ़ रहे हैं 11th क्लास में, तो देखिए कैसे इनको ऐड करने का तरीका बनाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि वेक्टर ए को शिफ्ट करिए। शिफ्ट करने में ध्यान रखिएगा कि ना ही इनका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए और ना ही डायरेक्शन। वेक्टर बी को कुछ ऐसा शिफ्ट करिए, वेक्टर बी को कुछ ऐसा शिफ्ट करिए कि वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के टिप पर आ जाए। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। वेक्टर ए की डायरेक्शन ये है, वेक्टर बी की डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच का एंगल ये होगा। कुछ लोग को ये लगता है कि ये वाला है, नहीं ये वाला नहीं है। ए की डायरेक्शन बी की डायरेक्शन, जब दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट पर हो तब इन दोनों के डायरेक्शन, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन या एंगल को मेजर करते हैं। इसको जरा सा यहाँ पर देख लीजिए, वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि ये वाला एंगल है कि ये वाला एंगल है। दो एंगल बन रहा है, एक अल्फा और दूसरा है बीटा। कौन सा एंगल ए और बी के बीच का एंगल है? तो अभी यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों वेक्टर को एक कॉमन पॉइंट में लेके आएंगे, जैसे कि ये वो कॉमन पॉइंट है। अगर मैं इसको शिफ्ट करूंगा आगे की तरफ, डायरेक्शन नहीं चेंज किया है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया है, तो इसका मतलब कि वेक्टर चेंज नहीं हुआ है, वेक्टर ए इस वेक्टर के बराबर है, ये दोनों इक्वल वेक्टर है, और यहीं पर आपका वेक्टर भी है। अब इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है, ये आपका रियल एंगल है। यहाँ पर आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल बीटा है, नहीं, बीटा रियल जो कि है अल्फा। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आप तभी चेक कर सकते हैं जब दोनों वेक्टर्स एक ही पॉइंट पर हो। फिलहाल यहाँ पर एक पॉइंट पर नहीं है, लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि यही वो एंगल है। अब देखिए वेक्टर ए को शिफ्ट किया, वेक्टर बी को कुछ ऐसा शिफ्ट किया कि वेक्टर बी का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पर आ जाए। अब वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी या लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने पर एक नया वेक्टर मिल रहा है। देखिए क्योंकि इसके पास इसकी लेंथ है और इसकी एक डायरेक्शन भी तो है। ये जो नया वेक्टर मिला है ना, ये आपका रिजल्ट वेक्टर है जो कि इन दोनों के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा, a प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या बता रहा है? a और b का एडिशन। वेक्टर a और वेक्टर a में हमने वेक्टर b को कनेक्ट किया है।
वेक्टर ए में वेक्टर बी को कनेक्ट किया तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये वाला वेक्टर। ये हमारी थ्योरी है, फिजिक्स की थ्योरी है ये कि वेक्टर ए में हमने बी को ऐड किया और वेक्टर ए के या इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। जो ये आया है ना, जो नया वाला वेक्टर, ये एडिशन का रिजल्टेंट है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इसको ड्रॉ करें फिर इसके बाद रिजल्ट निकालें, इससे अच्छा है कि हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगा लें और इसी बात को हम लोग मैथमेटिकल लहजे में बताएं। चलिए यहाँ पर इसको पॉज करके नोट करिए, एडिशन ऑफ वेक्टर यही है। अब फर्दर हम लोग के लिए आता है कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या वेक्टर एडिशन पर मैथमेटिक्स कैसे इंपोज करें। चलिए लिख रहे हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी, ये इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, ये रहा रिजल्ट वेक्टर जो कि एडिशन का वेक्टर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए के साथ कुछ एंगल कर रही है, इसको बोल रहे हैं हम अल्फा। अगर हम मैथमेटिकली वेक्टर आर जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है का लेंथ निकाल लें, और हम लोग जानते हैं कि लेंथ किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को, तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और मैथमेटिकली हम अल्फा निकाल लें तो हमें डायरेक्शन मिल जाएगी, ए से इसकी डायरेक्शन मतलब कि एंगल, क्योंकि एंगल बनाया ही गया था डायरेक्शन को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए। 2 मिनट में एंगल पे बात कर लो। एंगल अगर आपसे पूछा कि डायरेक्शन क्या फिजिकल क्वांटिटी है, नहीं, डायरेक्शन कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन हाँ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी को यूज किया गया है वो है एंगल। अगर आपसे पूछे कि डायरेक्शन कितनी होती है तो कुछ लोग बोलेंगे 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, लेकिन हाँ डायरेक्शन बहुत ढेर सारी हो सकती है। जैसे कोई बंदा है वो एक्स डायरेक्शन में चल रहा है या ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, अगर वो इधर चल रहा है तो आप बोलोगे ईस्ट डायरेक्शन चल रहा है, इधर चल रहा है नॉर्थ डायरेक्शन चल रहा है, इधर चल रहा है तो आप क्या बोलोगे कि नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन अगर वो यहां पे चल रहा है तो यहां पे चल रहा है तो आपको यहां पर हेल्प लेनी पड़ेगी एंगल की। अब अगर आपके पास एंगल की जानकारी है तो आप ये बोल सकते हो कि जो लड़का है, जो बंदा है, वो ईस्ट डायरेक्शन से 15 डिग्री पे चल रहा है, ईस्ट डायरेक्शन से 30 डिग्री पे चल रहा है। तो एंगल जो है ना वो रिप्रेजेंटेटिव होता है डायरेक्शन का, मतलब कि डायरेक्शन को बेहतर तरीके से शो करने के लिए हम लोग एंगल की हेल्प लेते हैं। तो हमें अब ये समझ में आता है कि एंगल बहुत ढेर सारे होते हैं, आप एंगल से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायरेक्शन बहुत ढेर सारी होती है जिसको आप एंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब कि एक पॉइंट के इर्द गिर्द बहुत ढेर सारे एंगल और बहुत ढेर सारी डायरेक्शन हो सकती है। तो एंगल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है डायरेक्शन का। तो हमें यहाँ पर 2 ही चीजें चाहिए, एक इस नए वेक्टर जो कि रिजल्ट वेक्टर है एडिशन का, उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ चाहिए, क्योंकि लेंथ रिप्रेजेंटेटिव होता है मैग्नीट्यूड का, और इसकी डायरेक्शन चाहिए जो कि अल्फा है। हम लोग ये फाइनली बोल सकेंगे कि जो ए और बी का एडिशन है वो इतनी लेंथ का है और इस डायरेक्शन में ए से अल्फा एंगल पर। ये दोनों लोग निकाल लें तो हमें यहाँ पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि काफी हेल्पफुल होगा। चलिए कैसे निकालते हैं देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैं पैरेललोग्राम मेथड यूज नहीं कर रहा हूँ, किसी दूसरे मेथड से कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि पैरेललोग्राम मेथड से भी बता दूं, लेकिन दोनों से रिजल्ट सेम आता है। यहाँ पर देखिए मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इस ट्रायंगल में अगर cos थीटा यूज कर लें, इसको y बोल रहे हैं, इसको x बोल रहे हैं, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस x हाइपोटेनस
बी, एक्स इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। साइन थीटा इससे ट्रायंगल को यूज करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, y इज इक्वल टू हो जाएगा b sin थीटा। और हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए इसकी लेंथ, क्योंकि लेंथ से मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो हम इस ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लीजिए। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AD क्या है, लेंथ है, रिजल्ट वेक्टर की लेंथ, मतलब वेक्टर R के मॉड का स्क्वायर। AC दो पार्ट में, AB प्लस BC, का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। AB वेक्टर A नहीं है, कुछ लोग वेक्टर A लिख देते हैं, नहीं वेक्टर A नहीं, हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए, AB लेंथ चाहिए, जो कि वेक्टर A नहीं A है, प्लस BC x है जिसकी वैल्यू है b cos थीटा। यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करिए b cos थीटा कंप्लीट स्क्वायर, प्लस CD y b sin थीटा, इसको यहाँ से इनकॉर्पोरेट कर लीजिए b sin थीटा स्क्वायर। स्क्वायर कर देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। नाउ वेक्टर r के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म्स में b स्क्वायर कॉमन कर ली, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे मिलेगा आपको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये 1 प्लस 2ab cos थीटा। ये अभी वेक्टर r के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और स्क्वायर को उधर कर दीजिए, स्क्वायर उधर कर दीजिए तो इधर स्क्वायर रूट बन जाएगा। इसको और बेहतर तरीके से लिखते हैं, वेक्टर r का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a क्या है, a है वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, मतलब कि मॉड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर प्लस b मॉड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b cos थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है, ना कि अल्फा। अल्फा तो फाइनल वेक्टर रिजल्ट वेक्टर का इस एंगल, नहीं हमें ये वाला एंगल चाहिए थीटा। ये आपका फाइनल रिजल्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।